हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 9.2 के अपन ने 10 क्वेश्चन देख लिए थे और 11 और 12 आज मैंने बताने के लिए बोला था। और 10 क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए थे, वो आपने कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 11 अपन देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि क्या गया, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदु 1, 3, 2 सक मिलान में रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है ना। कोई लाइन है ना, इस लाइन का क्या है 3x + 7 = 9 है ना। इसके बीच में से कोई लाइन और निकल रही है ना, ANB। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या बता रखे हैं, 1, 3 और 2, 7। ठीक है, तो इस लाइन, ये लाइन जो है ना 3x + 7 = ये लाइन, इसको कितने रेशियो में डिवाइड करी, वो रेशियो अपने को फाइंड करना है। तो अपन रेशियो क्या मान सकते हैं, रेशियो क्या मान सकते हैं अपन मान सकते हैं ना, λ/1। ठीक है, तो माना है ना अपन ने अभी कुछ, जैसे ये लैम्बडा और ये 1 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट बिंदु x y है ही है। ठीक है, तो इससे अपन अभी क्या हो जाएगा, अपने पास x और y की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। फिर जो x 7 नहीं है, वहाँ है x और y की वैल्यू वो इक्वेशन में रखनी है अपने को, जिससे अपने को 3x + y = यही है ना 9। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में = m1x2 + m2। ठीक है, तो m1 अपना क्या था, λ/x2 कितना है 2 प्लस, मतलब λ × 2 + 1 × 1 अपॉन λ+1। तो कितना हो जाएगा ये 2λ+1 अपॉन λ+1। ये किसकी वैल्यू है अपने पास, x की 2λ+1 अपॉन। ठीक है, अब अपन इसमें y की निकालेंगे फिर से। y = क्या हो जाएगा है ना, y2 m1 + y1 m2। ठीक है, तो y2 कितना है 7 × λ + 3 × 1 अपॉन λ+1। तो कितना जाएगा 7। ठीक है, बस ये अपने पास किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, है ना। तो देखो x और y की अपने पास क्या वैल्यू है, x की है अपने पास 2λ + 1 अपॉन λ+1, और y की आई 7λ + 3 अपॉन λ+1। ठीक है, तो देखो ये दो कोऑर्डिनेट आ गए, x के कोऑर्डिनेट आ गए और y के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, तो अब इसको अपने को क्या करना है, 4-3 ठीक है, इस इक्वेशन, मतलब इक्वेशन 3x + y = 9, इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखनी है। x की वैल्यू क्या है 3, x की वैल्यू अपने पास क्या थी 2λ+1 अपॉन λ+1 प्लस y का कितना है 7λ + 3 अपॉन λ+1 = 9। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 6λ + 3 अपॉन λ+1 देन 7λ + 3 अपॉन λ+1। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा, सेम एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6λ + 3 + 7λ + 3 अपॉन λ+1 = 9। अब अपन यहाँ क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम एज इट इज
इक्वेशन में क्या बनेगी 6 लैम्बडा प्लस 3 प्लस 7 लैम्बडा प्लस 3 इज इक्वल टू 9 लैम्बडा प्लस 9। ठीक है, बराबर चल रहा है। 6 लैम्बडा प्लस 3। ठीक है, तो सेम डिजिट ऐड करो। 6 लैम्बडा प्लस 7 लैम्बडा कितना होगा 13 लैम्बडा प्लस 6 इज इक्वल टू 9 लैम्बडा प्लस 9। तो अब फिर से सेम डिजिट इधर ट्रांसफर करो। 13 लैम्बडा माइनस 9 लैम्बडा इज इक्वल टू 9 माइनस 6। ये प्लस का 6 जाएगा, इधर माइनस का हो जाएगा। 13 में से 9 जाएंगे कितना आएगा 4 लैम्बडा इज इक्वल टू 3। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 3/4। तो अपन ने क्या माना था लैम्बडा इज टू 1 अब इज इक्वल टू कितना गया 3:4। तो जो रेशियो अपन को एक्चुअल जो रेशियो फाइंड करना था, जो ये लाइन है ना 3x प्लस वाई, वो इसको कितने रेशियो में डिवाइड कर रही है 3/4 में डिवाइड कर रही है। देखो जनरल इक्वेशन है, अपन ने सबसे पहले क्या किया, अपने को क्वेश्चन ने पूछा था कि ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है ना। मतलब क्या कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द विच लाइन है ना, मतलब इस लाइन का रेशियो ज्ञात करना है ना, इस लाइन का, मतलब ये लाइन इस लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रही है, वो रेशियो अपने को फाइंड करना था। ठीक है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड द सेगमेंट विद जॉइंट पॉइंट। जो पॉइंट दे रखे हो उसको एक उन दोनों पॉइंट को ये कितने पार्शन में डिवाइड करिए। तो कुछ नहीं करना था, अगर जहाँ पर भी m1 और m2 नहीं दे रखा है m1 एंड देगा, तो अपने को इसको मान लेना है ना, रेशियो को लैम्बडा इज टू 1 मानना है हमेशा। ठीक है, कुछ भी मानो यार, वेरिएबल होना चाहिए, k इज टू 1 करो या कुछ भी करो, लेकिन लैम्बडा इज टू 1 बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो फिर उससे अपन ने x और y की वैल्यू निकाल दी। x की वैल्यू फॉर्मूले से है ना, इंटरनली फॉर्मूला अंत विभाजन, और y की भी वैल्यू अपने दोनों निकाल दी। दोनों इसलिए निकालनी पड़ी क्योंकि अपन को जो इक्वेशन दे रखी थी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, उसमें अपन को x और y की वैल्यू रखनी थी। फिर अपन ने x की जगह वैल्यू रखी, y की जगह वैल्यू रखी। ठीक है, 3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा डिवीजन अलग है, पूरा पार्टी अलग है। ठीक है, इसलिए अपन ने इससे इसका मल्टीप्लाई नहीं किया, 3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर सेम होगा कॉमन दोनों। फिर देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आएगा सेम आएगा लैम्बडा प्लस 1। फिर अपन ने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सेम एज इट इज रहा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर फिर तो वही जनरल इक्वेशन है, तो अपने पास जो रेशियो निकालना था वो कितना आया 3:4। समझ में आ गई बात। ठीक है, देख लो एक बार फिर से क्वेश्चन। ठीक है, चलो करें नेक्स्ट अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। जो क्वेश्चन अगर किताब बुक लेके नहीं बैठोगे और डायरेक्ट देखोगे तो समझ भी नहीं आएगा, है ना। बुक लेके बैठना जरूरी है। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो विच पॉइंट 3p divides internally the line segment which join point -5 4 -3 to also find p। ठीक है, मतलब एक लाइन AN B है ना, कोई पॉइंट है इसके बीच में है ना, पॉइंट क्या दे रखा है -3 x और y के, मतलब क्या देखा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब अनुपात ज्ञात करना है, मतलब क्या ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। ठीक है, अनुपात भी ज्ञात करना है। फिर क्या करें, जबकि बिंदु 3p है ना, बिंदु -3p, बिंदु -5 -4 एंड दूसरा पॉइंट क्या है -2 3। ठीक है, अंत विभाजित करता तो p का मान ज्ञात करो बराबर। तो देखो p का मान भी ज्ञात करना हो, रेशियो भी ज्ञात करना है। तो p का मान अपन कैसे, पहले अपने को क्या ज्ञात करना होगा, रेशियो ज्ञात करना होगा। समझ रहे हो बात को, रेशियो ज्ञात अपन को करना है, देन अपन बाद में p की वैल्यू, मतलब यहाँ अगर p नहीं हो तो y मानो। समझ मेरी बात,
वेरिएबल है, अगर अपन हर बार क्या होता है एक्स वाई इसके फॉर्म में, तो अगर 0 वाई होता है तो अपन वाई का निकालते हैं, और एक्स 0 होता है तो अपन वाई का एक्स का निकालते हैं, वाई का दे रखा है, तो वही प्रोसेस करना है यहाँ पे। लेकिन उसके लिए अपने पास रेशियो होना बहुत ज़रूरी है ना। तो रेशियो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो देखो इसमें x1 x2 y1 y2 xy, x1 कितना है -5 -2 -4 3x कितना है -3 एंड y p, और m1 m2 अपने को क्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना है, रेशियो, ठीक है। तो रेशियो के लिए देखो एक फॉर्मूला है, वही वाला रोज वाला अपना, ठीक है। तो देखो अपन रेशियो के लिए फॉर्मूला x का लेंगे, क्यों लेंगे, देखो x का फॉर्मूला मैं बता दो, x = m1 x2 प्लस ठीक है। क्यों लेंगे, देखो -3 x की वैल्यू अपने को दे रखी है, मतलब इस x की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, -3 दे रखी है देखो, ठीक है। इसलिए अपन ने x का फॉर्मूला लिया, y का क्यों नहीं लिया, क्योंकि y पहले से वेरिएबल दे रखा है, तो अचर पद दे रखा है, इसलिए अपन ने y को नहीं लिया, p दे रखा है y पहले से, ठीक है ना। तो x कितना है -3 = m1 तो है ही नहीं, x2 कितना है प्लस m2 x1 कितना है -5 m2, ठीक है। यहाँ क्या कर लेंगे, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे और इसका है ही नहीं हम, तो क्या कर लेंगे -3 का m2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, देखो माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 3m2 = ठीक है। अब m1 m साइड और m2 एक साइड, तो माइनस उधर से m1 कितना लेगा 2m1, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इधर m2, इधर माइनस का उधर प्लस का, कितना हो जाएगा 3m2, ठीक है। देखो माइनस का m1 और प्लस का 2m1, तो कितना बचेगा माइनस का m1 बचेगा, ठीक है। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। माइनस का 5m2 प्लस का 3m2, तो क्या बचेगा 3m2, राइट है यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो m1 = 2m2, तो देखो क्या हो जाएगा m1/m2 = 2/1, तो रेशियो इस क्या बना m1:m2 = 2:1। तो मेरे पास तो अपन ने रेशियो निकाल दिया, अब अपने को क्या निकालना रहेगा, p की वैल्यू निकालनी है। मतलब मान के चलो p की वैल्यू क्या होगी y की जगह अपन फॉर्मूला किसका रख देंगे, p का रखेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा क्या, मतलब या मानो आप m1y2 प्लस m2y1 m1 प्लस m2, देखो y2 का फॉर्मूला लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये y की जगह है इसलिए ना, या इज इक्वल टू y रखो या p रखो, बात सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि -3p हमेशा बताया था जो कोऑर्डिनेट होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है, तो वही रखे। अब अपने m1 कितना है 2 और m 2:1, देखो यही आया 2:1 राइट है, ठीक है।
देखो हमेशा m1 इस साइड रख दो और m2 इस साइड रख दो, ऐसा नहीं m2 इधर रख दो m1 उधर रख दो, रेशियो सही आएगा लेकिन थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो p की वैल्यू अपने को फाइंड करनी। अब m1 अपना कितना है 2 × y2 कितना है 3 + 1 × y1 अपॉन 2 + 1 कितना हो जाएगा 6 - 4/3, तो कितना हो जाएगा ये 2/3। तो p की वैल्यू अपने पास कितनी आई 2/3। तो जो पॉइंट दे रखा था है ना, पॉइंट p = 3, ठीक है, बिल्कुल इजी था, है ना। मतलब देखो क्वेश्चन ने पहले कह दिया था, क्या कह दिया था कि फाइंड द रेशियो। फाइंड द रेशियो मतलब क्या ज्ञात करना है, सीधा सा दिमाग बैठा देना है, ये चीज़ अपने को ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो ज्ञात अपन ने कर ली। इसको कैसे करी, क्योंकि अपने को -3p दे रखा था, तो अपन ने x का फॉर्मूला लगा के अपन ने रेशियो फाइंड कर लिया। देन उसने पूछा था कि -3p डिवाइडेड इंटरनली द सेगमेंट विद जॉइंट पॉइंट आल्सो फाइंड, है ना। मतलब आल्सो फाइंड अपने को फाइंड क्या करना था, p करना था, मतलब दूसरा पॉइंट अपने को फाइंड करना था। तो अपन ने दूसरा पॉइंट से फाइंड किया, ठीक है। देखो ये चैप्टर आज अपना यहाँ पे समाप्त हो गया, मतलब खत्म हो गया, ठीक है। तो 5 चैप्टर अभी तक हो गए, कितने। तो अपने को सेल्फ इवैल्यूएशन करके देख लेना है 5 में से अपने को कितने आते हैं, समझ में आई बात। इसके बाद जो भी चैप्टर है थोड़ा इजी लेंगे, समझ में आई, प्रोबेबिलिटी है या फिर मिड बोर्ड मीडियन है, जो भी है, ठीक है, वो लेंगे, उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो 5 जो चैप्टर पढ़ना है वो अपने को अच्छे तरीके से आ जाने चाहिए, ठीक है। मतलब घर पे बैठ के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आने वाला है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। मैथ्स है, समझ में आई बात। तो अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से उसको सीखने की कोशिश करनी, ठीक है। मॉर्निंग क्लास, हम हमारा 3rd चैप्टर द पॉजिटिव हेल्थ पढ़ रहे थे। इसका आज हम पार्ट 2 लेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अबाउट द टेक्स्ट पढ़ा था, जिसमें हमने सुब्रा दत्ता का पूरा एक क्लियरेशन पढ़ा था कि उन्होंने उनकी जो हेल्थ इंसाइक्लोपीडिया थी उसमें से ये एक छोटा सा पार्ट हमारे लेसन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि रूप में डाला है, और काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई कि इस लेसन में क्या है कि पॉजिटिव हेल्थ क्या होती है। सबसे पहले तो हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन पॉजिटिव हेल्थ कैसे अचीव की जा सकती है ये पढ़ेंगे। क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जो हम अपनी रूटीन लाइफ में बाय मिस्टेकन कर देते हैं और हमारी रूटीन लाइफ कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब हम इसको लाइन टू लाइन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 पॉजिटिव हेल्थ। हेल्थ इज़ अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। हेल्थ क्या है? सबसे पहले तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। हेल्थ है आपका फिजिकली और मेंटली स्वस्थ होना। अगर आप मेंटली और फिजिकली स्वस्थ हैं दैट मीन्स आप हेल्दी हैं, एक आप पॉजिटिव हेल्थ की स्टेट में है। व्हेन वी फील सिक्योर बाय बीइंग फिजिकली हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, by feeling content and by living in a comfortable and clean environment, we are in state of positive health. अब अगर हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ के रूप में हम डेफिनेशन क्या करते हैं। अगर हमें पूछे कि आपको हेल्दी रहना है तो आप क्या करेंगे, तो आपकी डेफिनेशन क्या होगी। यहाँ पर दे रखा है कि आप बराबर फिजिकली हेल्दी हो, रूटीन चेकअप कराते रहें, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़े, यानी डॉक्टर के थ्रू आप ये कंसल्ट कर लेंगे आप एक हेल्दी और फिट पर्सन हैं। फ्री फ्रॉम डिजीज़, कोई बीमारी नहीं है। बाय फीलिंग कंटेंट एंड बाय लिविंग इन अ कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट। हम एक साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर किसी तरह की कोई भी बीमारी होने की संभावना नहीं है, वो हमारे लिए पॉजिटिव हेल्थ की सिचुएशन होगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट, our close and harmonious interaction with family members, neighbors and friends help us to stay well mentally. हमारा आपस में अपने घर वालों के साथ बिहेव,
या फैमिली मेम्बर्स के साथ बिहेव, नेबर्स के साथ बिहेव, फ्रेंड्स के साथ बिहेव, या उनके साथ जो इंटरेक्शन है हार्मोनियस यानी कि फ्री फ्रॉम कन्फ्लिक्ट्स, आप उनके साथ तालमेल बना के रखते हैं, सामंजस्य बना के रखते हैं। इसका मतलब होता है सामंजस्य, एक दूसरे के साथ बाउंडिंग अच्छी है, तो आप बहुत ही अस टू स्टे वेल मेंटली, हमें बहुत ही मेंटली फिट रखने में ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं, हमारी फैमिली हो, हमारे नेबर्स हो, हमारे फ्रेंड्स हो, ये बहुत ही सपोर्ट करते हैं। कैसे करते हैं कि घर में अगर हम किसी भी स्ट्रेस के साथ घर में एंटर होते हैं, फैमिली का माहौल बहुत ही अच्छा है, तो हम वहाँ जाकर अपनी स्ट्रेस को बिल्कुल ही कम कर देते हैं और उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। वहीं पर नेबर्स का भी गुड होना बहुत ज़रूरी है। दिन उगते में अगर हमारी लड़ाई हमारे नेबर्स के साथ होती रहे या दिन रात यही काम चलता रहे तो भी हम मेंटली डिस्टर्ब ही रहते हैं। फ्रेंड्स तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं लाइफ के। फ्रेंड्स का अच्छा होना और फ्रेंड्स का एक सही दिशा देना बहुत ही ज़रूरी होता है लाइफ के लिए। तो ये यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने बताई। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड इंजॉय पॉजिटिव हेल्थ। अब ये जो डेफिनेशन दी ना इन्होंने ऊपर कि हम फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स, फ्रेंड्स वगैरह के साथ अगर हमारा तालमेल बहुत अच्छा है तो हम मेंटली हेल्दी हैं। देन फिर ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं कि डिजीज़ फ्री बॉडी होनी चाहिए, कंफर्टेबल लिविंग होनी चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए हमें स्टे पॉजिटिव करने के लिए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ, यानी कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इस दुनिया में पॉजिटिव हेल्थ को एंजॉय करते होंगे। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज फैमिली टाइज अपीयर टू बी weakening, neighboring may be strangers and friendship is sometimes restricted to business contexts। अब यहाँ पर जो जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, रिच डेवलप कंट्रीज़ और वर्किंग पर्सन इन सब के साथ क्या होता है कि फैमिली के साथ जो बाउंडिंग होती है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। आज की हम सिटी की लाइफ देखते हैं तो सिटी की लाइफ में यही है, फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग, बहुत कमज़ोर एक दूसरे के रिश्ते हो जाते हैं। पेरेंट्स कहीं और रह रहे होते हैं, बच्चे कहीं काम करने के लिए और रह रहते हैं, आपस का इंटरेक्शन बहुत ही धीरे धीरे, चाहे वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो फ़ोन पे बात धीरे धीरे 1 दिन से 2 दिन हो जाती है, 2 दिन से वीक हो जाती है, वीक से महीने हो जाती है। आना जाना, बाउंडिंग, फिर अपना शेड्यूल, सब कुछ बहुत ही अलग हो जाता है, तो फैमिली से एक इंटरेक्शन कम हो जाता है। नेबर्स में बी स्ट्रेंजर्स, बड़ी बड़ी सिटीज़ में आपने देखा होगा कि पास में कौन रह रहा है, कौन सी फैमिली है और उस फैमिली में कौन कौन है हम ये नहीं जानते। वहीं पर अगर हम गांव के एटमॉस्फेयर देखें, इवन हमारे टाउन के एटमॉस्फेयर को भी देखें तो हम अपने आस पड़ोस के सभी लोगों को जानते हैं। इवन सिर्फ जानते ही नहीं हैं, इवन उनकी फैमिलीज़ को भी। हम लोग अगर कहीं खड़े हैं और हम लोगों को घर जाना और हमारा नीबर पर्सन कोई निकल रहा है तो वो भी हमें अपने साथ लेकर जाएगा। लेकिन सिटीज़ में ऐसा किसी को किसी के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। एंड फ्रेंडशिप इज़ समटाइम्स रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, और फ्रेंडशिप का ऐसा है कि फ्रेंडशिप तो कभी कभी बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट्स के दायरों में ही बन जाती है। आप लोगों ने देखा, अभी जो आप स्कूलिंग लाइफ में हैं, आप में से शायद ही कोई ऐसे बच्चे होंगे जो अपने स्कूल फ्रेंड्स को कंटिन्यूटी में आगे तक मिलते रहेंगे, क्योंकि फील्ड्स, प्रायोरिटीज़ सब कुछ चेंज होती जाएगी। कैसे चेंज होगी? आप 12th तक साथ में पढ़ रहे हैं, उसके 10th तक साथ में पढ़ रहे हैं, देन अब आपका फ्रेंड कॉमर्स ले रहा है, आप साइंस ले रहे, कोई आर्ट्स ले रहा है, डिवाइडेशन वही हो गया। देन फिर आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, वो कहीं और जा रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं। उसके बाद हमारा कैरियर स्टार्ट हो जाता है। कैरियर स्टार्ट हो जाने के बाद भी एक रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है कि जो हमारे वर्किंग एरिया के साथ में शामिल होने वाले लोग हैं वही हमारे फ्रेंड्स के दायरों में आने लगते हैं और वही हमारा फ्रेंड सर्कल इन फ्यूचर बन जाता है। In those countries, environmental conditions have improved considerably. The population have achieved a better nutritional status, and there is often plenty of money available to buy most of life comforts.
अब ये जितनी भी कह सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है इन सेंस क्या कि वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत अच्छी होती है, पॉपुलेशन जो होती है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है, यानी कि एक अच्छा पौष्टिक भोजन भी वो लोग ले रहे होते हैं। प्लेंटी ऑफ मनी, इतनी अच्छी भरपूर मात्रा में पैसा होता है कि वो अपनी लाइफ का हर कंफर्ट खरीद सकते हैं। इतना कुछ होते हुए भी वो हेल्दी नहीं होते हैं। People in developed countries may enjoy better physical health, but they are far from achieving positive health, as many are not so contented mentally. अब यहाँ पर जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ है उन लोगों के पास सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ अचीव कर पा रहे हैं, सब कुछ खरीद पा रहे हैं, एक अच्छे एनवायरनमेंट को भी देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पास एक पॉजिटिव हेल्थ नहीं होती है। वो मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब और अनहेल्दी होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर जो भी आपको हार्ड वर्ड्स लगते हों वो आप ऊपर ही मेंशन कर दें बुक के अंदर ही। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले प्रकरण में विकारी अविकारी शब्दों के बारे में अध्ययन किया था। अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्रिया विशेषण थे और क्रिया विशेषण शब्द अव्यय हैं, अविकारी हैं, जिनके लिंग वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आज हमारा प्रकरण काल है। अब काल के बारे में, काल किसे कहते हैं, काल में किस प्रकार के उदाहरण आएंगे और काल के उपभेद कितने हैं, प्रमुख भेद कितने हैं, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सामान्यतः काल का अर्थ होता है समय से, है ना। काल का अर्थ होता है समय से होता है, और समय जो भी कार्य किया जाता है वो विभिन्न प्रकार के समय में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम सभी कार्यों का नियत समय है। जो भी कार्य करते हैं, जैसे सुबह प्रातः काल से उठना, है ना, हम ऐसा नहीं है कि जैसे हम सुबह प्रातः काल उठे तो उसमें हमने सुबह प्रातः काल में व्यायाम किया, ऐसा नहीं है। दोपहर में व्यायाम होता है। जो अलग अलग जो भी कार्य होता है किसी न किसी समय अंतराल में समय पर ही कार्य होता है। जैसे नाश्ता होता है तो भोजन और नाश्ते में फ़र्क यही है कि नाश्ता होता है तो वह सुबह और भोजन होगा वह दोपहर में। तो उसी प्रकार जो समय में जो कार्य, जैसे कोई कार्य पूर्व में हो चुका था या हो गया था, कोई कार्य वर्तमान में चल रहा है, कोई कार्य होगा, इन तीनों के बारे में, जैसे विद्यालय खुलेगा, विद्यालय खुला हुआ है और विद्यालय खुला था, तीनों वाक्य में। अब यहाँ एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं जो आपके समझ में आ जाएगा। तो पहला वाक्य लेते हैं अपन, मोहन पत्र लिख रहा था। दूसरा वाक्य लेते हैं, श्याम गीत गा रहा है। और तीसरा वाक्य लेते हैं, श्वेता उदयपुर जाएगी। इन तीनों वाक्यों को देखें अपन, तो मोहन पत्र लिख रहा था, अर्थात हमने देखा जब हम गए उस समय मोहन को देखा, मोहन पत्र लिख रहा था। ठीक है।
दूसरे वाक्य में देखें, श्याम गीत गा रहा है, अभी वर्तमान में गीत गा रहा है और अभी भी चल रहा है, तो ये कार्य। और तीसरा, श्वेता उदयपुर जाएगी, है ना। तो तीनों वाक्यों में यहाँ मोहन, श्याम और श्वेता, ये तीनों तो हमारे कर्ता हो गए। पत्र, गीत और ठीक है उदयपुर कर्म हो गए, और लिखना, गाना और जाना ये क्रियाएं हो गई, और इनकी जाएगी ये हमारी सहायक क्रिया होगी। तो इन तीनों वाक्यों को देखें तो मोहन पत्र लिख रहा था, भूतकाल का बोध है जो बीते समय की बात करता है। दूसरा, पहले वाक्य में भूतकाल आएगा। दूसरा वाक्य, श्याम गीत गा रहा है, अभी चल रहा है वर्तमान में, इसलिए वर्तमान काल आएगा। और श्वेता उदयपुर जाएगी जो बाद होने वाला कार्य है, इसलिए ये भविष्यत काल के अंतर्गत आएगा। तो इन तीनों उदाहरणों से पता लगता है कि काल, और काल मुख्यतः अर्थ समय से होता है, और जिस क्रिया के जिस रूप से उसके होने, जो क्रिया हो रही है उसके समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। तो काल बोध किसका करवाता है? समय का बोध करवाता है, और काल से समय का बोध होता है, और क्रिया किस समय में निष्पादित हुई है उसका पता हमें काल से चलता है। जैसे मोहन पत्र लिख रहा था, भक्तों में प्रसाद बांटा गया, रविंद्र जयपुर जा रहा है, महिमा निबंध लिखेगी। ये बहुत से वाक्य हैं जिससे पता चलता है कि कौन सा कार्य किस समय में हुआ है, भूतकाल में हुआ है, वर्तमान काल में हुआ है या भविष्यत काल में हुआ है। अब हम देखते हैं, तो मूल बात करें तो मूलतः काल के भेद, है ना, काल के भेदों के बारे में देखें। काल के भेद देखते हैं तो पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, और तीसरा भविष्यत काल। इन तीनों काल, अब तीनों काल, भूतकाल, जो कार्य भूतकाल में हो गया, ठीक है, मोहन विद्यालय गया था, महिमा पुस्तक पढ़ रही थी। वर्तमान काल में देखें तो कार्य वर्तमान में चल रहा है, तो वर्तमान काल में देखें रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, श्यामा खाना बना रही है। इस प्रकार के वाक्य भविष्यत काल में देखें तो जैसे रमेश विद्यालय जाएगा, मोहन स्नान करेगा, है ना, बाद की बात है, तो यहाँ पर भविष्यत काल के बारे में वर्णन है। तो इन तीनों कालों में हम देखते हैं भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल, इन तीनों की परिभाषा सहित और उनके उपभेदों की बात में भी करें तो अपने मुख्य बिंदु पर चलते हैं जिसमें काल के बारे में अध्ययन है। काल किसे कहते हैं, काल की क्या परिभाषा है, तो यहाँ बात करते हैं। काल का अर्थ होता है समय से, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम होता है, जो क्रिया हुई है उसके समय का मालूम जिससे होता है उसे काल कहते हैं। ठीक है, तो जो समय बताया वो काल, जो भी कार्य हुआ जो समय से ही है और जिस समय में हुआ वह उस समय के अंतर्गत, उस काल के अंतर्गत आएगा। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम होता हो उसे काल कहते हैं। जैसे मनोहर मथुरा जाएगा, है ना, अभी कार्य होगा, तो यहाँ मथुरा, मोहन मथुरा जाएगा। हम पूजा करने गए थे, अध्यापिका पढ़ाने जाती है। इन तीनों वाक्यों को देखते हैं तो तीनों मनोहर मथुरा जाएगा, भविष्यत काल कार्य होने होगा भविष्य में। हम पूजा करने गए थे, ये भूतकाल में कार्य हो चुका है, और अध्यापिका पढ़ाने जाती है तो यह वर्तमान में है क्योंकि प्रतिदिन चलने वाला है, और अध्यापिका पढ़ाने जाती है। उपरोक्त तीनों वाक्यों में देखें जाएगा, गए थे
और जाती हैं। इन तीनों वाक्यों में इन शब्दों से क्रियाओं के, ये जो शब्द हैं जाएगा, गए थे और जाती हैं, ये तीनों शब्द हैं, उन शब्दों से क्रियाओं के होने के समय का पता चल रहा है। मूलतः बात यही है, जो भी क्रिया हुई है उसमें किस समय में निष्पादित हुई है, वही समय उस काल के अंतर्गत आएगा और वही समय उस काल की विशेषता बताएगा। जो कार्य भूतकाल में हुआ है या वर्तमान काल में हुआ है या भविष्य काल में हुआ है। आगे बढ़े तो क्रियाओं के भिन्न भिन्न, इन तीनों से अब सार रूप में कहें तो क्रियाओं के भिन्न भिन्न समयों पर होने का पता काल के द्वारा ही चलता है। जो भी क्रियाएं हुई हैं उनका, जो क्रिया हुई है उनका किसी न किसी समय में कार्य हुआ है और वही कार्य उसका कब हुआ है वह काल के द्वारा ही पता चलता है। काल अर्थात समय के द्वारा ही पता चलता है। तो अब काल के प्रमुख भेदों के बारे में बात करें अपन, तो काल के मुख्यतः काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल होता है, दूसरा वर्तमान काल होता है, तीसरा भविष्यत काल होता है। अब भूतकाल के बारे में हम अध्ययन करते हैं। भूतकाल क्या है, तो भूतकाल में कौन कौन से काल आते हैं। अब भूतकाल के बारे में अध्ययन करें तो यहाँ भूतकाल में सामान्य भूतकाल, भूतकाल के भेद है ना। तो भूतकाल के बारे में, तो भूतकाल पहला है हमारा, और भूतकाल के किसे कहते हैं, कार्य का बीते समय में बोध। जो कार्य हुआ है वो गए हुए बीत चुके समय का बोध होता है, समय में बोध होता है, उसे भूतकाल कहा जाता है। यह काल में हमारा प्रमुख पहला प्रकार है काल में। अब भूतकाल के भेदों के बारे में बात करें तो भेद देखें तो पहला हमारा है मूलतः 6 भेद। पहला हमारा है जो क है सामान्य भूतकाल, सामान्य भूत। ख है आसन्न भूत, तीसरा है पूर्ण भूत, चौथा है अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। नंबर 5 संदिग्ध और हेतुमत। संदिग्ध और छठा है हेतुमत भूतकाल। ठीक है, ये 6 प्रकार हैं हमारे भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। जो भूतकाल में 6 प्रकार। अब सामान्य भूतकाल की क्या परिभाषा होगी, आसन्न भूतकाल क्या होगा, पूर्ण भूतकाल क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा, और संदिग्ध हेतुमत। हेतुमत, इन 6 प्रकार जो है इसके उपभेद हैं, उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। भूतकाल की परिभाषा के साथ, उसके उदाहरणों के साथ हम वर्णन करेंगे। धन्यवाद। सुप्रभातम छात्रों। पिछली क्लास में हमने पार्ट 2 संघीय शक्ति के बारे में हमने चर्चा की थी और नीति कथाओं में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हितोपदेश नामक ग्रंथ से यह कथा ली गई है, जिसके रचयिता पंडित नारायण शर्मा हैं। पंचतंत्र हितोपदेश ये बड़े बड़े ग्रंथ हैं। पंचतंत्र को पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा, तो हितोपदेश को पंडित नारायण शर्मा ने लिखा। ये कहानी संघीय शक्ति, जो पाटलिपुत्र के राजा थे, उन राजा ने अपने बेटे को नीति का ज्ञान देने के लिए, शास्त्रों का ज्ञान देने के लिए उन्होंने इस
ग्रंथ की रचना की, ऐसा माना जाता है कि किस तरह से संगठन में रहना चाहिए, गुरु की अवज्ञा, गुरु की आज्ञा नहीं मानना तो क्या परिणाम होगा, और आज्ञा मानना, आज्ञा मान के काम करोगे तो क्या परिणाम होगा, इसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है कि अवज्ञा के दुष्परिणाम और आज्ञा के परिणाम क्या होते हैं, ये इस पाठ में ही बताया गया है। हमने पढ़ा था कि संज्ञेय शक्ति, यह हितोपदेश के 4 परिच्छेद हैं, मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह, संदिश्य। तो यह पाठ जो है संज्ञेय शक्ति यानी संगठन में शक्ति होती है, यह पाठ तो मित्रलाभ नामक परिच्छेद से लिया गया है। तो हमने पढ़ा था कि अस्ति गोदावरी तीरे विशाल श्यामली तरुह, गोदावरी नदी के किनारे एक सैमल का वृक्ष था। नाना देशादागत्य रात्रो पक्षिणों तत्र निवसन्ति, यानी अलग अलग दिशाओं और देशों से पक्षी वहाँ पर रात को निवास करते थे। अतः कदाचित अवसन्नाया रात्रो अस्ताचल चूड़ावलंबिनी अवलंबिनी भगवती कुमुदी नायके चंद्रमसे लघुपतनक नामा वायस प्रबद्ध। क्या हुआ, कुमुदिनी के स्वामी चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर जब विश्राम करने गए, चंद्रमा कुमुदिनी के स्वामी चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर जब विश्राम किया तो लघुपतक नामा वायस प्रबद्ध, एक लघुपतक नाम का एक कौवा था, वह जाग गया। कृतांतमीव द्वितीयम आयांतम, कृतांतमीव का मतलब यमराज के समान, ईव अभी शब्द है, ईव या एव, एव का मतलब ही, ईव का मतलब के समान, एव का मतलब ही और ईव का मतलब के समान, यानी यमराज के समान दूसरा आता हुआ एक व्याध को देखा। व्याध का मतलब होता है शिकारी। उस वायस ने, उस कौवे ने एक शिकारी को आता हुआ देखा। तत् अवलोक्यम अचिंत्यत, उसको देखकर वह कौवा चिंतित हो गया। कैसे कि अद्य अवयव शब्द, अद्य का मतलब आज, अद्य का मतलब आज। अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जाता, अनिष्ट का मतलब अशुभ, कि आज मुझे अशुभ दर्शन हुए हैं, अब न जाने क्या होने वाला, न जाने किम मानिवीतम दर्शयिष्यति, न जाने क्या होने वाला है, न जाने क्या अशुभ होने वाला है या क्या होगा, क्या अशुभ होने वाला है, ऐसा उस कौवे ने सोचा। फिर क्या, अतः तदनुसरण क्रमेण व्याकुल चलित, उस तरह से बहुत बड़ा व्याकुल हो गया और तदनुसरण क्रमेण यानी उसके पीछे, उसके अनुसरण करता हुआ, यानी उसके उस शिकारी के पीछे पीछे चल दिया। कौन चल दिया? कौवा। वायस नाम का जो कौवा था उस शिकारी के पीछे पीछे चल दिया। व्याकुल चलित यानी व्याकुल होता हुआ, डरता हुआ, न जाने क्या होगा ऐसा डरता हुआ वह कौवा उस शिकारी के पीछे पीछे चल दिया। अत तेन व्याधीन तंडुल कणान विकीर्य जाल विस्तीर्णम। व्याध का मतलब शिकारी, तंडुल का मतलब चावल, मैंने बताया था। विकीरी का मतलब बिछा करके, जाल का मतलब वही जाल जो होता है ना, नेट, जिस पर चावल के दाने बिखेरे जाते हैं। तो क्या हुआ? तो तेन व्याधीन तंडुल कणान विकीर्य जालम विस्तीर्य। तो क्या हुआ, उस शिकारी ने एक जाल बिछा दिया और उस जाल पर कुछ चावलों के दानों को बिखेर दिया। विस्तीर्णम यानी उसने विस्तार से यानी बिछा दिया, चावलों को उस जाल पर बिछा दिया। सच प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित, भूत्वा भू धातु धन त्वा प्रत्यय, हो कर या हो कर के, भू धातु है और इसके अंदर पीछे त्वा प्रत्यय है। सच प्रसन्नो भूत्वा स्थित, और वह बड़ा प्रसन्न हो गया। प्रसन्न हो करके एक जगह बैठ गया, यानी पीछे किसी झाड़ी में वह छिप गया या बैठ गया। जाल बिछा दिया, चावल के कणों को भी बिखेर दिया और एक पास एक झाड़ी थी, वहाँ पर प्रसन्न हो गया कि अभी न भी मेरा कोई शिकारी आएगा, अभी न मेरा शिकार आएगा या कबूतर आएंगे, यानी कोई भी पक्षी आएगा, यूँ करके बैठ गया। तस्मिन में काले चित्रग्रीव नामा कपोतराज, उसी समय में क्या हुआ, चित्रग्रीव नाम का एक कपोतराज यानी कबूतरों का राजा, चित्रग्रीव नाम का एक कपोतराज था। सपरिवारों अपने परिवार सहित, वियति का मतलब आकाश,
विसर्पण का मतलब उड़ता हुआ, तान तंडुल कणाम अवलोकयामास, यानी एक चित्रगुप्त नामक एक जो कबूतर था, उस कबूतर का परिवार, पूरे परिवार सहित आकाश मार्ग से उड़ता हुआ आया और उसने उन चावलों के कणों को देखा। अपश्यत यानी उसने चावलों के कणों को देखा। फिर क्या देखो, तत कपोतराज तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्रति आह, आह का मतलब कहा, कथित का मतलब भी कहा। तब कपोतराज ने तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्रति आह, अब चावलों के दानों को देखकर उस कबूतर के परिवार वालों को लालच आ गई, चलो हमको चावल खाने मिलेंगे। तो उन चावलों के लोभी कबूतरों को इशारा करते हुए उस चित्रग्रीव ने उन कबूतरों से कहा, क्या कहा कि उसको विश्वास नहीं था कि इस जंगल में चावल के दाने कहाँ से आएंगे। तब जब वो तो बुद्धिमान था चित्रग्रीव और वृद्ध भी कबूतर था, उसने जब देखा चावल बिखरे हुए हैं तो उसको थोड़ा शंका हुई, उसको संदेह हुआ कि इस निर्जन वन में ये चावल के कण कहाँ से आए। तो और उसका परिवार जो था वह चावल खाने का लोभी था, यानी उनको चावल खाने की इच्छा हो रही थी, वो बड़े लालची थे। चावलों को देखकर उनके मन में लालच आ गया। तब उस कबूतर ने, उस चित्रग्रीव ने उनको कहा, क्या कहा देखो, कपुतान प्रति आह यानी उनको कहा, या अकथियत यानी कहा, कुत्तो अत्र निर्जने वने तंडुल कणानाम, कुत्रो, कुत्र का मतलब कहाँ, अत्र में यहाँ, कहाँ यह निर्जन वन में चावल के कण, यानी इस निर्जन, यानी निर्जन का मतलब जहाँ पर कोई इंसान नहीं हो, निर्जन, निर उपसर्ग कमी, यानी जहाँ लोगों की कमी है, यानी इस निर्जन, इस सुनसान वन में इन तंडुल यानी चावल के कणों का होना संभव नहीं है। यानी मुझे बड़ा संदेह हो रहा है कि इस जंगल में इस चावल के कण कहाँ से आए। निर्जने वने तंडुल कणा नाम संभव, यानी इस निर्जन वन में चावल के कणों का मिलना बड़ा असंभव है, यानी मुश्किल है, यहाँ पर कोई न कोई मुझे संदेह हो रहा है, ऐसा उसके मन में विचार आया। तन्ने रूपितान तावत, निश्चय मैं रुकता हूँ, थोड़ी देर सोचता हूँ क्या है। भद्रमेव न पश्यामी, भद्र का मतलब कल्याण, शुभ, यानी उस कबूतर ने सोचा मैं कुछ शुभ नहीं देख रहा हूँ। भद्रमेव न पश्यामी, पश्यामी दृश्य धातु है, दृश्य धातु है, दृश्य का मतलब देखना, जो चलती है पश्य के रूप में, पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, दृश्य नाम तो है धातु का, दृश्य देखना होता है इसका अर्थ, लेकिन जब काल धातु, जब उसके लिंग काल चलते हैं तो उसमें ये पश्य हो जाती है। तो भद्रमेव न पश्यामी, मैं शुभ नहीं देख रहा हूँ, यानी मुझे अशुभ दिखाई दे रहा, न जाने ये चावलों के कणों को देखकर मेरा परिवार कहीं इस जाल में फंस नहीं जाए। यूँ करके वो सोच रहा है कि भद्रमेव न पश्यामी, मैं शुभ नहीं देख रहा हूँ। सर्वथा अविचारित कर्मम न कर्तव्यम, बहुत ही सुंदर सुक्ति आई है। इसने कहा कि कभी भी अविचारित यानी बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, ऐसा उस चित्रग्रीव नामक कबूतर ने ऐसा सोचा और उसने कहा कि सर्वथा अविचारित कर्मम न कर्तव्यम, हमेशा बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। एतद्वचन श्रुत्वा कश्चित कपोतो सदर्पम आह, आह का मतलब भी कहा, आह का मतलब भी कहा और अकथियत का मतलब भी कहा, है ना। तो एतद्वचनम श्रुत्वा कश्चित कपोत सदर्पम आह, सदर्पम का मतलब घमंड, गर्व, जिसको गर्व भी बोलते हैं, घमंड भी बोलते हैं। तो जब उसने कबूतर ने, चित्रग्रीव नामक ने कहा कि निर्जन वन में चावलों के कण कहाँ से आए, फिर दूसरा कहा कि मैं यहाँ पर शुभ नहीं देख रहा हूँ, तो इस तरह से ये दो बातें सुन करके जो दूसरे जो कबूतर थे, उनके परिवार के साथ जो दूसरे अन्य कबूतर थे, उन्होंने गर्व सहित यानी घमंड से उस चित्रग्रीव नामक कबूतर से क्या कहा, ईर्षि गृणी त्वसंतुष्ट क्रोधनो नित्य शंकित पर भाग्योपजीवी च शेड़ेते दुख भागीना। बहुत ही सुंदर। उन्होंने क्या कहा, जो दूसरे कबूतर थे उस चित्रग्रीव के साथ जो पूरा परिवार था, बहुत से अन्य कबूतर भी थे, उन दूसरे कबूतरों ने उस चित्रग्रीव को क्या कहा, गर्व सहित यानी घमंड पूर्वक उसको कहा कि ईर्षि गृणी त्वसंतुष्ट क्रोधनो नित्य शंकित, कि ईर्ष्या करने वाला यानी ईर्ष्या का मतलब जलन करने वाला, घृणा करने वाला, संतोषहीन,
क्रोध करने वाला, नित्य शंकित, हमेशा शंका करने वाला, परभाग्योपजीवी, दूसरों के भाग्य पर जीवन यापन करने वाला, च शैलेते दुख भागिन, ये 6 चीज़ें जिसमें पाई जाती वो हमेशा दुख का भागी होता है। इसलिए उन दूसरे कबूतरों ने घृणा करते हुए उससे गर्वपूर्वक यानी घमंडपूर्वक उन्होंने ये बात उस चित्रग्रीव नामक कबूतर से कही कि तुम ईर्ष्या करते हो, घृणा, त्वसंतुष्ट यानी संतोषहीन, क्रोध करने वाला, हमेशा शंका करने वाला, दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, ये 6 जिसमें होती है वो हमेशा दुख का भागीन होता है। ये बातें किसने कही? अन्य कबूतरों ने उस चित्रग्रीव नामक कबूतराज से कही। तो यहाँ तक आप दूसरा पद्य है, ये गद्यांश है, इसका हिंदी भावार्थ करके लाएंगे। इस श्लोक का भी हिंदी भावार्थ करेंगे, शब्दार्थ भी देखेंगे और अपनी नोटबुक में ये सारा लिखेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी को सुप्रभात। लेसन नंबर 9 प्रकाश, जिसके बारे में अपन पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास या लास्ट क्लास में, अपन ने क्या देखा था कि एक तो परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी परिभाषा पढ़ी थी? एक तो मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु, फोकस दूरी और रेडियस ऑफ कर्वेचर। आज जो अपन बात करने जा रहे हैं लाइट के अंदर, वो आपका मेनली रहेगा एक तो कार्तिकेय चिन्ह परिपाठी और आपका साइन कन्वेंशन, चाहे वो दर्पण हो, चाहे वो लेंस हो, मिरर हो या लेंस हो, दर्पण हो या लेंस हो, है ना। उसके बारे में अपन चिन्ह कैसे बनेंगे, उन्हीं चिन्हों से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। लेकिन चिन्ह पढ़ने से पहले अपन ये जान लेते हैं कि दर्पण और लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है, तो चिन्ह को अपन आसानी से समझ सकेंगे ना। क्योंकि ये जो चिन्ह परिपाटी है, चिन्ह परिपाटी में कैसे कि इसी चिन्ह परिपाटी के बेस पे आप फॉर्मूला बनाएंगे, एक तो दर्पण सूत्र और एक लेंस सूत्र। दर्पण सूत्र बनेगा आपका एक मिरर फॉर्मूला, उस मिरर फॉर्मूले में एक चीज़ आएगी V, U और F, एस डैश और H भी आएगा, मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता भी आएगी। लेकिन उससे पहले अपन दर्पण सूत्र पढ़ेंगे। दर्पण सूत्र में क्या आएगा? 1/V + 1/U = 1/F। तो V क्या है, U क्या है और F क्या है, ये सारी चीज़ें समझनी है अपने को। और ये V, U और F मिलकर ही एक फॉर्मूला बनाते हैं, उसी फॉर्मूले को कहते हैं मिरर फॉर्मूला, और कुछ भी नहीं है ना। तो ये F क्या है, V क्या है, U क्या है, ये भी समझेंगे, है ना। इनकी दूरियां कैसे होती है, कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, धनात्मक दूरी कैसे होती है, ऋणात्मक दूरी कैसे होती है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप प्रतिबिंब निर्माण कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कि हमने जब प्रतिबिंब बनाए थे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाए थे, तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब इस तरफ थे, है ना। मतलब किस तरफ थे? लेफ्ट हैंड साइड थे। तो लेफ्ट हैंड साइड थे, इसका मतलब इससे अधिकतर प्रतिबिंब इधर बनते हैं, इसका मतलब इसका U, V और F क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, है ना। तो दर्पण सूत्र से पहले दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब अगर पढ़ लेंगे तो प्रतिबिंब में U, V और F आसानी समझेंगे, और वो प्रतिबिंब बनने वाले किस प्रकार के थे उनका नेचर समझ में आ जाएगा, तो अपन उस चिन्ह परिपाटी को भी आसानी से समझ लेंगे, है ना। अदरवाइज पहले मैं थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी में आपको दिखा दूँ, थोड़े सी अपन चीज़ें समझ लेते हैं, फिर अपन उसके द्वारा समझेंगे, है ना। चिन्ह परिपाटी, ठीक है। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन जैसे मैं मान लो एक मिरर बनाता हूं, कौन सा है? कॉनकेव मिरर। ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया, ये इंसिडेंट रे लिया, ये फोकसिंग रे ले गया, यहाँ से टकरा के यूं निकली, ये यूं निकली, यहाँ मिल गई मान लो, ठीक है। तो अब ये आने वाली रे, ये रिफ्लेक्टिव रे, ये फोकसिंग रे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मिल रही हैं आपको, अब ये ऑब्जेक्ट जो है, ये मैंने A और B नाम का कोई ऑब्जेक्ट रखा, चाहे वो पेन हुआ, पेंसिल हुआ, कोई सी भी चीज़ हो गई, है ना। तो ये चीज़ जो मैंने ऑब्जेक्ट रखी, ये आपका पोल, ठीक है। तो पोल से इस ऑब्जेक्ट की दूरी जो होगी उसको लिखेंगे अपन U से। किससे लिखेंगे? U से। किससे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? बिंब दूरी। बिंब दूरी किससे लिखते हैं? U से। किससे? U से। अब इसका मान लो ये प्रतिबिंब बना,
तो ये प्रतिबिंब किससे लिखेंगे? V से। तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, इसकी क्या बनी? इमेज। तो क्या आ गया? इमेज डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ इमेज किससे लिख रहे हैं? V से। इसको क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब दूरी। ये भी हो गया। अब ये क्या है? इसका आपतित किरण परावर्तित होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। ये F हो गया आपका, और ये क्या हो गया? F की दूरी। तो फोकस दूरी, फोकस दूरी को क्या लिखते हैं? F से। ठीक है। अब ये F, U और V किस में नेगेटिव होंगे और किस में पॉजिटिव होंगे? क्योंकि जब कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो कॉनकेव के द्वारा इमेज फॉर्मेशन हमेशा इस तरफ बनेंगे। किधर? जिधर ऑब्जेक्ट है, लेकिन नीचे बनेंगे। कहाँ बनेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो बनेंगे प्रतिबिंब, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा खड़ी रहेगी बिंब यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरफ ही खड़ा रहेगा, चाहे यहाँ 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 कहीं पे भी खड़ा रखो, उसकी भी कोई ना कोई स्थिति है ना। ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई स्थिति है, ठीक है ना, प्लेस है उसका भी। तो वो ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ कहाँ है वो अपन ध्यान देंगे। कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो वो भी अपन देख लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ ही खड़ा रहेगा। किस तरफ? मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। चाहे वो लेंस हो, चाहे मिरर हो, चाहे कोई सा भी लेंस हो, कोई सा भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और इसी तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा, बाईं तरफ ही रहेगा। इसीलिए क्या कह रहा हूं? इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज बी नेगेटिव। क्या लिखेंगे? नेगेटिव। यू हमेशा ऋणात्मक होगा। यू क्या रहेगा? हमेशा ऋणात्मक रहेगा, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो कोई सा भी लेंस हो, चाहे कोई सा भी मिरर हो। क्या कह रहा हूं? ध्यान से सुनना। अगर कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो हमेशा नेगेटिव होगी, चाहे वो कोई सा भी मिरर हो, चाहे कोई सा भी लेंस हो। लेकिन अपन तो ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रखते हैं, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो लेंस हो। चाहे ये कॉनकेव मिरर बनाया, कॉन्वेक्स में भी इधर ही ऑब्जेक्ट रहेगा। उत्तल लेंस होगा यानी कॉन्वेक्स लेंस होगा तो भी ऑब्जेक्ट यही होगा। कॉनकेव लेंस होगा तब भी ऑब्जेक्ट यही रहेगा। मतलब सब में ऑब्जेक्ट यहीं पे रहता, इसीलिए ऑब्जेक्ट ऑलवेज बी नेगेटिव। वस्तु या बिंब की दूरी हमेशा ही ऋणात्मक होगी। समझ गए पहली बात? दूसरी बात, यदि हम कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, यदि हम कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी और उसी तरफ बनेगी जिस तरफ ऑब्जेक्ट है। मतलब इसी दिशा में बनेगी लेकिन नीचे की तरफ बनेगी। तो V भी क्या हो गया? नेगेटिव। मैं सिर्फ कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी ऑब्जेक्ट की बात तो खत्म हो गई, अब सिर्फ इमेज की बात आ रही है, नहीं प्रतिबिंब की बात आ रही है। तो प्रतिबिंब बदल जाएंगे, ऑब्जेक्ट तो वैसा का वैसा रहेगा। ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव और हमेशा ऊपर और बाईं तरफ ही रहेगा, लेकिन इमेज बाईं तरफ भी बन सकती है, दाईं तरफ भी बन सकती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे भी बन सकती है, ऊपर भी बन सकती है। V में फेरबदल आएगा, U में कभी भी फेरबदल नहीं आएगा। जिस टाइप का लेंस और जिस टाइप का मिरर होगा V आपका उसी प्रकार का होगा। यदि कॉनकेव मिरर है तो V आपका नेगेटिव होगा अत्यधिक मामलों में, लेकिन ऑलवेज नहीं। V आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। किसमें? कॉनकेव में। पॉजिटिव कब होगा ये भी बताऊंगा कब होगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आपका ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द पोल एंड F होगा। कब होगा? F और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ है अभी, अगर यही ऑब्जेक्ट F और पोल के बीच में होता तो आपकी इमेज इधर बनती, राइट हैंड साइड में, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती और वर्चुअल बनती। क्योंकि जब कॉनकेव मिरर से इमेज राइट हैंड साइड में बने तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है और आभासी होती है, यानी वर्चुअल इमेज बनेगी। तो वर्चुअल इमेज जब आएगी तब आपका V क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। अदरवाइज जब रियल इमेज होगी तो V हमेशा नेगेटिव। क्लियर? और फोकस बिंदु हमेशा इधर ही रहेगा, तो फोकस बिंदु हमेशा नेगेटिव। ठीक है, ये किसकी बात हो गई? कॉनकेव मिरर की। साइन कन्वेंशन में एक मिरर आपका फिनिश हो गया,
उसमें क्या पढ़ लिया अपन ने, यू, एफ और वी। यू क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे बिंब की दूरी कहेंगे, वी क्या है, इमेज डिस्टेंस जिसे प्रतिबिंब की दूरी कहेंगे, और एफ क्या है, फोकस दूरी, ठीक है ना, जिसे अपन स्मॉल एफ से लिखेंगे। तो यू ऑलवेज नेगेटिव व्हेन एवर यू टेक अ मिरर और अ लेंस, चाहे एनी टाइप का लेंस हो, चाहे एनी टाइप का मिरर हो, किसी भी प्रकार का मिरर हो, किसी प्रकार का लेंस हो, वो यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। और यू कहाँ रहेगा, हमेशा बाईं तरफ, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में, ऊपर की तरफ। ठीक है, क्लियर हो गई ये बातें। इमेज अगर आपकी इधर नीचे बन रही है तो वो आपकी नेगेटिव कहलाएगी, और क्या कहलाएगी, उसका नेचर कैसा होगा इमेज का, वास्तविक। बड़ी छोटी होगी, साइज कैसी होगी, वो तो उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी कि आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रख रखा है। बाकी नेचर कैसा होगा इमेज का, रियल इमेज बनेगी, वास्तविक होगी, जिसे पर्दे पर प्राप्त किया सकते हैं, है ना। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये भी अपन डिफरेंसेस पढ़ेंगे। और एफ क्या हो जाएगा आपका, इधर आ रहा है एफ, तो एफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मीन्स इधर की साइड कोई भी चीज़ आई यानी नेगेटिव हो गई। क्लियर सी बात इतनी सी है ना, छोटा सा रूप इतना सही कि अगर लेंस और मिरर की साइड इधर से चलेगी कोई सी भी चीज़, चाहे वो नीचे ऊपर हो तो वो नेगेटिव, इधर जाते ही चाहे ऊपर नीचे हो पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर। तो ये आपके साइन कन्वेंशन की पहली बात इमेज की खत्म हो गई। ठीक है, अब हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गई, ये रेज हो गई, ऐसे टकराई, है ना, इधर बनेगा, टकरा के तो यूं उड़ेगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की नेचर क्या होती है, ये आने वाली रेस को क्या करती है, डाइवर्ज कर देती है। ये डाइवर्ज कर दिया, अब इस डाइवर्ज की एक पीछे लाइन मिल रही है जिसे आप वर्चुअल की तरह से ले जाएंगे, ये इसकी इमेज बन गई। ठीक है, तो इसकी क्या बन गई, फोकस, ये इसकी इमेज बन गई। अब इसकी इमेज इधर बनते ही क्या हो गया, क्या बन गया इसका, एक तो हो गया यू नेगेटिव, वी और एफ। ठीक है, तो वी क्या हो गया इसका, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि वी इधर जा रहा है, और एफ क्या हो गया इसका, नेगेटिव हो गया। ठीक है ना, एफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है ना, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें होगी, देखो कॉन्वेक्स मिरर जब लेंगे तो आपका यू हमेशा नेगेटिव, वी कहाँ बन रहा है, इसकी इमेज इधर बन रही है, वी पॉजिटिव, और एफ कहीं आगे मिल रहा है, तो ये एफ हो गया, तो एफ भी क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी एक नेगेटिव है और दोनों पॉजिटिव है। तो वी और एफ जब पॉजिटिव हो तो मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, V और U नेगेटिव हो, F नेगेटिव हो तो कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है ना, और कॉनकेव मिरर में भी एक कंडीशन में V आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रतिबिंब दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ, पॉजिटिव, इमेज पॉजिटिव, और U क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्लियर, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर। अब बात करते हैं अपन लेंस की। लेंस में कैसे होगा साइन कन्वेंशन, लेंस की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया ये उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट खड़ी कर दी, ये ले आया, यहाँ से फोकसिंग रे निकाल दी, यहाँ से ये निकाल दिया, यहाँ मिला, जहाँ रिफ्लेक्टिव रे है ना, जहाँ रिफ्लेक्शन रे, ठीक है, रिफ्लेक्टिव रे और फोकसिंग रे आपस में टकराएगी, वहाँ से इमेज बनेगी। ध्यान रखना, यहाँ टकराएगी, यहाँ से इमेज नहीं बना देनी, और यहाँ से लाइन निकालनी, ध्यान रखना हमेशा, सेंटर से। कौन सी, फोकसिंग रे जो होगी वो आपकी कहाँ से निकलेगी, लेंस के सेंटर से, ध्रुव से नहीं, पोल से नहीं निकालनी है, लेंस के सेंटर से निकालनी। इसलिए लेंस का सेंटर बना दो एक हमेशा ऐसे, तो ये वाला सेंटर पॉइंट है लेंस से, यहीं से फोकसिंग रे निकालनी है। पहले इसी लाइन को निकालेंगे, है ना, जब प्रतिबिंब बनेंगे तब सिखाऊंगा पहले ये लाइन क्यों निकालते हैं, क्योंकि हम इसको सेट कर सकते हैं। ये लाइन तो सेट नहीं हो सकती, ये तो हमेशा ऐसे ही जाएगी, इसको यहाँ से नहीं निकाल सकते, लेकिन इसको आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ दोनों लाइन जहाँ टकराई, कौन सी, एक तो रिफ्लेक्टिव रे परावर्तित किरण और फोकसिंग किरण, जहाँ टकराई वहाँ से आप प्रिंसिपल एक्सिस को एक लाइन मिला दोगे, ये इसका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, ये मान लो ए बी, तो ये ए डैश बी डैश इसका इमेज हो गया। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है,
उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा राइट हैंड साइड में बनते हैं और नीचे की तरफ बनते हैं। पहली चीज क्या कहा मैंने, उत्तल लेंस से बनने वाले वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब भी नहीं, कौन से प्रतिबिंब, वास्तविक, जिसे रियल इमेज कहते हैं, वो हमेशा राइट हैंड साइड में और नीचे बनेंगे। तो यूथ हो गया आपके क्या, नेगेटिव, ये हो गया वी क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। और परावर्तित किरण टकराने के बाद मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु पर मिलती है वो फोकस बिंदु, और जो दूरी होती है वो फोकल डिस्टेंस। तो एफ क्या हो गया आपकी राइट हैंड साइड में, तो एफ भी क्या हो गया प्लस, और वी भी क्या हो गया प्लस। तो कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में क्या हो जाएगा, यू तो हो जाएगा नेगेटिव, वी हो जाएगा पॉजिटिव, और एफ भी हो जाएगा क्या पॉजिटिव। किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। लेकिन ध्यान से सुनना, क्या कहा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें वस्तु या ऑब्जेक्ट को आप पोल और एफ के बीच, पोल और एफ के बीच में रखोगे, तब आपकी जो डिस्टेंस होगी वो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगी। मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका क्या बनेगा, इस तरह बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो क्या क्या मैंने, जैसे ये वाली कंडीशन, यहाँ वस्तु होगी, इसका एफ इधर बनेगा, ठीक है ना। फिर ये हो गया, अब इधर से ये लाइन जा रही है ऐसे। तो जब वस्तु बिल्कुल पास में आ जाएगी, ठीक है ना, तो इमेज उसकी बैक साइड में बनेगी, दर्पण ऑब्जेक्ट के बैक साइड में, यानी वस्तु के पीछे की तरफ उसका प्रतिबिंब बनेगा और वो बाईं तरफ बनेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, U तो नेगेटिव, V भी क्या आ जाएगा नेगेटिव, और F क्या रहेगा इसमें पॉजिटिव। क्लियर। तो ये चीज़ें आपकी कॉन्वेक्स लेंस में होगी। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो सकता है, V एक जगह नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। क्या हो गया, देखो वापस समझा रहा हूँ, U नेगेटिव, V पॉजिटिव, F पॉजिटिव, लेकिन एक जगह V नेगेटिव आ सकता है। जैसे अपन ने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था, एक जगह V पॉजिटिव आ सकता है, उसी तरह कॉन्वेक्स लेंस में एक जगह V नेगेटिव आ सकता है। क्लियर। दूसरी बात, लास्ट, कॉनकेव लेंस, ये हो गया कॉनकेव लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। ये ऑब्जेक्ट, ये रेखा, ये ऐसे बनते हैं, यहाँ बनेगी इसकी इमेज, ठीक है। तो क्या हो गया इसके, U नेगेटिव, V नेगेटिव, F नेगेटिव, ठीक है। ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, क्योंकि तीनों इस तरफ बन रही है इसके तरफ, एफ, वी और यू तीनों नेगेटिव आ गए, ठीक है। तो ये आपकी कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी हो गई, ठीक है। साइन कन्वेंशन हो गए दोनों मिरर के और दोनों लेंस के, ठीक है ना। तो अब अपन इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो चिन्ह परिपाटी एक बार फिनिश हो गई, इसके द्वारा अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला बनेगा इसी के द्वारा। तो ये कब कैसे यूज में लिया जाते हैं, वो आपके फॉर्मूले कब कैसे कहाँ काम आएंगे, ये अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वहाँ आपके चिन्ह परिपाटी बहुत काम आएगी, क्योंकि उसी पॉजिटिव और नेगेटिव के बेस पे अपन वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में उसको डिसाइड कर पाएंगे कि अगर V नेगेटिव आ रहा है ना, अवतल दर्पण यानी कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर है, और V नेगेटिव आ रहा है, तो आपकी इमेज क्या बन गई, रियल। क्लियर। कॉनकेव मिरर और V आपका क्या आ जा रहा है, पॉजिटिव, तो आपकी इमेज कैसी होगी, आभासी। मतलब वही चीज़ लिखना आपके उस सवाल का मेन आधार स्तंभ होता है, और वो डिसाइड किस पे करता है, V और F पे। क्लियर। तो वो सवाल में कैसे करेंगे वो भी अपन देखेंगे, और इमेज फॉर्मेशन आपका बाकी रह गया, वो इमेज फॉर्मेशन भी करेंगे। तो जब भी अपनी अगली क्लास होगी, अपन एक तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण यानी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा कैसे बनते हैं उनको देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज़ बेसिकली इन्फ्लेशन, महंगाई होती क्या है या नॉर्मल प्राइस लेवल क्या है, इसके हम अब टॉपिक के आगे बढ़ते हैं. एंड इन दैट कंटेक्स्ट वी कम टू अ न्यू टॉपिक, मेजर ऑफ इन्फ्लेशन. अब आप कैसे नापते हो, आपको नापना भी पड़ेगा. तो आप कैसे इन्फ्लेशन को जो है वो आप नापते हो, तो ये बताया जाएगा. इन ऑर्डर टू अवॉइड द लॉसेज इनकर्ड ड्यू टू इन्फ्लेशन, इट इज़ एसेंशियल टू मेजर इट टू प्रोवाइड अ चेक ऑन इट. अब इन्फ्लेशन से नुकसान भी हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए क्या करना होगा. Therefore, various economies prepare different indices to measure the rate of inflation. इसलिए अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं ने, अलग अलग इकोनॉमीज ने, अलग अलग कंट्रीज ने अपने उसको मेजर करने के अलग अलग जो है इंडाइसिस बना रखे हैं, पैमाने बना रखे हैं. इन ऑर्डर टू मेजर द वेरिएशन इन नॉर्मल प्राइस लेवल. अब आप ये देखना चाहते हैं कि दाम कितने बढ़े. अब प्याज जैसे 10 है, अब प्याज जो 10 से बढ़ गए आपके 40, तो आप बोल सकते हो कि जो प्राइस जो है प्याज की वो 4 टाइम्स बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गया ना. तो क्या उसी महीने आपकी तनख्वाह 4 गुना बढ़ गई? नहीं बढ़ी. तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा. अब सपोज हम पूरे वेजिटेबल ग्रुप की बात करते हैं, पूरा वेजिटेबल ग्रुप की सारी चीज़ों के जो दाम है वो बढ़ जाएंगे. अगर सारी सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे तो क्या आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी उस लेवल तक? नहीं बढ़ेगी. तो क्या सिस्टम क्या है, तो क्या हम उसको कैलकुलेट करते, तो वो ये यहाँ पर देखिए आप. इन ऑर्डर टू मेजर द वेरिएशन इन नॉर्मल प्राइस लेवल, की जो सामान्य कीमतें होती है उसको वेरिएशन देखने के लिए, उसका उतार चढ़ाव देखने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइस इंडाइसिस आर प्रिपेयर्ड इन इंडिया ऑल्सो. भारत में भी ऐसे पैमाने तैयार किए गए. तो उसके अंदर कौन कौन से पैमाने हैं, ये है होलसेल प्राइस इंडेक्स, की वस्तु का जो होलसेल प्राइस है वो क्या होगा. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अब होलसेल से जब कंज्यूमर तक पहुंचेंगे तो बीच में रिटेलर अपना पैसा मुनाफा रहेगा उसका. एंड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, और कितनी कीमत में प्रोड्यूसर बना रहा है, इन सब का मार्जिन फिक्स कर दिया गया है. नहीं तो क्या करेगा, एक प्रोड्यूसर जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेगा. तो होलसेलर के पास पहुंचेंगे, होलसेलर भी ऑल्सो ट्राई कि मैं भी मैक्सिमम प्रॉफिट करूं, वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा. वहां से वो रिटेलर तक पहुंचेगी, जो कंज्यूमर तक पहुंचाएगा तो वो भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा. तो बाय दिस वे ज़्यादा प्रॉफिट ऐड करते करते वो प्राइस का, कमोडिटी का प्राइस वैसे ही बढ़ गया. तो हमने इसको सेट कैसे किया है. These indexes measure the average change taking place in price of a fixed item group. Fixed item group की बात कर लेते हैं. तो क्या करते हैं, या तो क्या किया जाता है कि ये गवर्नमेंट क्या करती है कि अगेन वो प्रोड्यूसर्स को बोल देती है कि अगर आपका प्राइस फिक्स रखो तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दो. आपने देखा होगा हाल ही के सालों में, 2-3 सालों में, अगर आपने भी कोई चीज़ खरीदी होगी, यार पहले तो 5 रुपये में ये चीज़ ज़्यादा आती थी, अब 5 रुपये में कम हो गई है. ऐसा क्यों किया गया, सो दैट जो कंज्यूमर है वो उस चीज़ को थोड़ा कर लेगा बट उसका प्राइस लेवल जो है वो फिक्स रहेगा. समझ में आ गया. ये जो डिफरेंस है, ये जो बीच का जो घाटा है वो उस वस्तु को कम करके पूरा किया जा सकता है. अब प्राइस बढ़ा दोगे तो उसके हाथ से पहुंच से बाहर चली जाएगी. This indexes measure the average change taking place in price of a fixed item group. Inflation is measured through proportional change or percentage change taking place along with the passage of time in a particular price index. इसको परसेंटेज से गिना जाता है कि 80 के दशक में इसका मूल्य कितना था, 90 के कितना था और 2000 के दशक में कितना है. तो ये जो प्राइस लेवल जो अप्स एंड डाउन्स और परसेंटेज जो उसके वेरिएशन हो रहा है, उसका जो वेरिएशन की वजह से क्या किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको चेक करती है. गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइस, देखो डे बाय डे आपकी भी तनख्वाह बढ़ेगी अगर आप काम करते हो. तो गवर्नमेंट इसको फुलफिल कैसे करती है कि आपको महंगाई भत्ता दे करके या प्राइसेस को कंट्रोल करके, इस तरीके से उसका काम गवर्नमेंट जो है वो पूरा करती है. Now we talk about again indices exhibit the average of measurable units or various levels. Indexes show the change in size of value on a particular base. तो इसमें क्या ग्राफ जैसा तैयार हो जाता है, इंडेक्स तैयार हो जाता है. इससे हमको पता चलता है कि किसी चीज़ की कमोडिटी की प्राइस कितनी बढ़ी है या कम हुई है. अब जब आप ग्राफ देखोगे, वेरियस ग्राफ, जैसे सब वेजिटेबल ग्रुप है, अब उसमें सब्जियों का ग्राफ देख लो, आपको पता चल जाएगा कि जिसका ग्राफ एकदम से ऊपर जा रहा है गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी. Inflation in India. Now, in India, inflation is usually measured through, इसका टिक करना है आपको कि in India, inflation is usually measured through wholesale price index. भारत में महंगाई होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI से नापी जाती है.
Since independence, the rate of high inflation has been a serious problem in India. आज़ादी से ये बहुत बड़ी समस्या थी. Although in the decade of 1950, rate of inflation was low at 1.7%. अब समझ गए 1.7% का मतलब हर साल किसी भी चीज़ की कीमत 1.7% बढ़ रही है. In decade of 60, it skyrocketed. अब आसमान छू गई, up to 6.5. अब देखिए 1.7 तक तो it was easy. अब एकदम से कीमतें बढ़ जाना. In late 70s, the inflation rate touched the mark of 2%. This period of high inflation remained till 1995. After that, some decline in inflation rate was noticed. Between 2001 and 2010-11, it remained around 4%, 4.7%. तो अभी जो स्टेबल हो गई है 4.5 हो गई है. 4.5 का मतलब कि जो कमोडिटी पहले 100 में आती थी अब वो 105 में आएगी. अब नेक्स्ट ईयर 105 इंटू 5 किया जाएगा. इस तरीके से उसका परसेंटेज जो है वो बढ़ रहा है. नाउ अब इसमें हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस फ्रॉम इन्फ्लेशन कि क्या नुकसान होता है हमको. नुकसान किसको होता है? कॉमन मैन को, आम आदमी को. अ कॉमन मैन बिलीव्स दैट ही हैज़ टू पे मोर प्राइस एज कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स ड्यू टू इन्फ्लेशन. आम आदमी क्या सोचता है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार महंगाई बढ़ गई है, हमको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा. इन फैक्ट दिस प्रॉब्लम डज नॉट एंड हियर, यहीं ख़त्म नहीं होती है. इन्फ्लेशन क्रिएट्स अ चेन ऑफ डिसएडवांटेजेस. अब ये जो महंगाई है ये एक पूरी श्रृंखला बनाती है नुकसान की, हानि की, फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड नेशन. इसमें व्यक्ति का भी और राष्ट्र का दोनों का नुकसान है. क्या नुकसान है? वैल्यू ऑफ अ करेंसी डिक्रीजेस ड्यू टू इन्फ्लेशन. आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो महंगाई के कारण डिक्रीज हो जाती है. आपने देखा होगा कि डॉलर के मुकाबले एक रुपया जो है गुड मॉर्निंग. भाग 18. आज हम देखेंगे मराठों का इतिहास. इससे पहले हमने राजस्थान के राजपूतों के बारे में पढ़ा था. मराठों का इतिहास, इसमें कह नहीं सकते कि किसी एक पर्सनल व्यक्ति या किसी विशेष व्यक्ति ने मराठों की शक्ति का उदय किया गया था. नहीं, पूरे दक्षिण में परिस्थितियाँ, आप सभी भूगोल पढ़ते हो, ध्यान नहीं है. पहाड़ी इलाका है, पूरे चट्टानी भाग है, नदियाँ बहती हैं. इस प्रकार वहाँ पर पूरा दक्कन का पठार है. वहाँ पर देख ही लेते हैं. इसमें यहाँ अधिकांश भाग पठारी होने के कारण यहाँ के निवासी परिश्रमी, अंडरलाइन करेंगे, साहसी रहे. मराठा कहे जाने वाले महाराष्ट्र वासी छोटे कद और मजबूत शरीर वाले होते हैं और गुरिल्ला युद्ध में कुशल होते थे. गुरिल्ला युद्ध होता है छुप कर हमला करना. जैसे सेना पे युद्ध होता था, जैसे अब पहले अपन ने पढ़ा था, जितने भी सारे युद्ध हुए थे राजपूतों के मुगलों के मध्य होता था. दो सेना आमने सामने खड़ी होती थी, उनके मध्य युद्ध होता था. पर गुरिल्ला युद्ध में ये होता है कि सेना आ रही है और दूसरी सेना क्या करती है, पहाड़ों से, जंगलों से छुप कर उनके ऊपर अचानक आक्रमण करके उनको हरा देती है. तो ये कहलाता है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली. ये खुले युद्ध में भरसक बसते थे और अपने दुश्मनों को छिप कर वार करते थे. 15वीं और 16वीं शताब्दी के धर्म सुधार, भक्ति आंदोलन में सामाजिक एकता और अधिक सुदृढ़ किया गया. दक्षिण में जन साधारण आधारित इन धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व, अंडरलाइन करेंगे, तुकाराम, रामदास, एकानाथ, वामन पंडित इत्यादि संतों ने, दार्शनिकों ने किया. यह आंदोलन ऊंच नीच, जाति व्यवस्था, कर्मकांड के विरुद्ध, जिसमें सभी के लिए भक्ति, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाया गया. मराठी भाषा बहुत सरल और व्यवहारिक थी. अगर गए भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ, तो दक्षिण से ही शुरू हुआ था भक्ति आंदोलन. अब ये तो मराठा शक्ति के हो गया है, कैसे उद्गम हुआ था, जिसमें केवल एक व्यक्ति का पढ़ेंगे अपन, छत्रपति शिवाजी, जिनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में. ये याद रखना है, छत्रपति शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में. इम्पोर्टेंट है. शिवनेर दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था. पिताजी का नाम शाहजी भोसले तथा प्रथम पत्नी थी जीजाबाई के पुत्र थे. बाद में इनके पिताजी ने दूसरा विवाह कर दिया था.
इनकी माता जीजाबाई ने उनको छोड़ दिया और अकेले ही रहने लगे और इनके पुत्र शिवाजी का पालन करने लगे थे। इसके अलावा इनके साथ थे इनके दादाजी कर्णदेव, इनके दादाजी कर्णदेव तथा जीजाबाई के गुरु स्वामी रामदास, जो शिवाजी के भी गुरु थे। अगर प्रश्न आवे शिवाजी के गुरु कौन थे, तो स्वामी रामदास थे। माता हो गई जीजाबाई, पिताजी हो गए शाहजी भोसले और दादाजी हो गए इनके कर्णदेव। कर्ण से इनके दादाजी से इन्होंने सेना और शासक की शिक्षा पाई। 12 वर्ष की अल्प आयु में ही उनको अपने पिता के पूना की जागीर उनको मिली थी। इन्होंने सर्वप्रथम, ये अंडरलाइन करेंगे, 12 वर्ष की में मिल गई, उसके बाद सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में 19 वर्ष की आयु में इन्होंने पहला युद्ध किया था और युद्ध करके एक युवकों का दल बनाकर पुणे के निकट स्थित तोरण दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद इन्होंने आसपास के जितने भी दुर्ग थे 46 में ही उन्होंने बीजापुर, रायगढ़, चाकन, 47 में बारामती, इंद्रपुर, सिंहगढ़, तथा पुंदर दुर्ग भी जीत लिया था। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने कोकण और कल्याण और जावली दुर्ग भी अधिकृत कर लिया था। 1658 में उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ बनाई। यहाँ तक इन्होंने लमसम 32 या 36 किले जीत लिए थे। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई, यहाँ अंडरलाइन कर देंगे, रायगढ़ को राजधानी बनाई थी। अब शिवाजी की साम्राज्य विस्तार नीति से रुष्ट होकर बीजापुर के सुल्तान 1658 ईस्वी में अफजल खान नामक अपने सेनापति का उसका दमन करने के लिए भेजा था। अब इसमें कहानी है यह ऐसा है कि अफजल खान शिवाजी से बहुत ही ऊंचा और लंबा चौड़ा था। जिसमें यह था, ये मिलने जाना था, संधि वार्ता करनी थी, जिसमें षड्यंत्र ये था जैसे ही शिवाजी उनके गले मिलेंगे अफजल उनको दबा के मार देगा। ये सूचना पहले से शिवाजी को थी। तो उन्होंने अपने हाथ में एक दस्ताने टाइप होता है, अपने ग्लव्स पहनते हैं, वैसा ही होता है, उनके आगे नाखूनों जैसे तीखे तीखे स्टील या लोहे के ऐसे नाखून जैसे निकले हुए थे, तिकोने। तो उससे उन्होंने उस अफजल खां को जैसे ही गले लगाया और दबाने लगे तो उसने उसका, शिवाजी ने अफजल खां का पेट फाड़ दिया और उनको वहीं समाप्त कर दिया था। 1663 ईस्वी में दक्कन में मुगल वायसराय शायस्ता खां को भी शिवाजी के दमनार्थ औरंगजेब ने नियुक्त किया था। पर इसको भी क्या किया, रात्रि में पुणे में शिवाजी ने अचानक इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। इनके पुत्र मारा गया उस युद्ध में और इन शायस्ता खां की अंगुलियां भी कट गई थी और ये भागकर वहां से निकल गया था। बाद में 1664 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के अधीन सूरत को लूटा था। इस सभी गतियों से क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने अपने मंत्री आमेर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह, ये मैंने नाम पहले बता दिया, ये प्रथम है, मिर्जा राजा जय सिंह और दिलेर खां को भेजा था। इन्होंने, जय सिंह ने दक्षिण में आए और शिवाजी से संधि की 1665 में। इस संधि का नाम सभी जानते हैं, पुंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। 1665 ईस्वी में हुई थी। संधि का प्रावधान यह है, 2 शर्तें हैं, याद रखनी है। शिवाजी के कुल 35 दुर्गों में से 23 मुगलों को सौंप दिए गए, 12 उसने अपने पास रखे। शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसबदार बनाया गया था। बाद में शिवाजी को जय सिंह आगरा स्थित इनके मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए आश्वस्त कर दिया गया था। फिर शिवाजी गए भी थे। 1666 में शिवाजी शाही दरबार में उपस्थित हुए, जहां उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदारों जैसा व्यवहार किया गया था और उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था। फिर शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी जो वहीं थे उनके साथ मिलकर वहां से गुप्त रूप से बाहर निकल गए और दक्षिण अपने स्थान पर वापस आ गए और 1670 ईस्वी में उन्होंने पुनः विद्रोह शुरू कर दिया। 1666 में वापस भागकर आ गए थे। 1670 में उन्होंने पुनः आसपास के क्षेत्र जितने भी जो किले मुगलों को दे दिए गए थे वापस विजित करना शुरू कर लिया और
सूरत पर भी आक्रमण कर वहाँ पर लूटपाट की थी। और वहाँ से ये चौथ, ये अंडरलाइन करना, एक शब्द आता है चौथ शब्द। चौथ शब्द ये है आय का चौथाई भाग लेना। और कब लेना कि आपको मुगलों के पदाधिकारियों को सुरक्षा का वचन देकर उनसे ये वसूल किया जाता था, सुरक्षा के नाम पर लिया जाता था। कुल मिलाकर सूरत को भी दोबारा लूटा था उन्होंने 1670 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में रायगढ़ दुर्ग में शिवाजी ने महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में राज्याभिषेक करवाया गया। ये अंडरलाइन करना। 1664 जो राजधानी पहले भी बना दी गई थी, वहीं रायगढ़ में उनकी राजधानी में 1664 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक किया गया था। और 1680 ईस्वी में 6 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद है, इस समय उनका मराठा राज्य बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा नदी तट पर समस्त पश्चिमी कर्नाटक में विस्तृत था। इस प्रकार मुगल शक्ति बीजापुर के सुल्तान, गोवा के पुर्तगालियों और जजीरा स्थित अबिसिनिया के समुद्री डाकुओं के प्रबल विरोध के बावजूद भी शिवाजी के दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की गई थी। ये तो गया शिवाजी। अब है वीर तानाजी राव मालुसरे। पुरानी किताब में ये नहीं थे, अब नए में ये टॉपिक जुड़ा गया था। तानाजी मालसुरे त्याग और वीरता के प्रतिमूर्ति थे, शिवाजी के घनिष्ठ मित्र थे, निष्ठावान वीर मराठा सरदार थे। इस पे फिल्म भी आई है अभी और देखी भी होगी अधिकांश बच्चों ने। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रमुख किलेदार थे। 1670 ईस्वी में सिंहगढ़ को कोडाना किला की लड़ाई में अपनी महती भूमिका के लिए प्रसिद्ध है। अपने पुत्र के विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर शिवाजी महाराज की इच्छा का मान रखते हुए कोडाना किले को जितना अधिक आवश्यक इन्होंने समझा था। तानाजी राव का जन्म महाराष्ट्र कोंकण प्रांत में महाड़ के पास उमरथे में हुआ था। अंडरलाइन कर देना। ये बचपन से ही छत्रपति शिवाजी के दोस्त हैं, उनके साथ हर युद्ध में शामिल होते थे। औरंगजेब ने कपट से शिवाजी के साथ तानाजी को भी बंदी बना दिया। वहां से बाहर निकलने की योजना दोनों ने मिलकर ही बनाई थी। एक बार माता जीजाबाई कोडाना किले में देख रही थी। शिवाजी द्वारा मन की बात पूछने पर जीजाबाई ने बताया कि इस किले पर लगा हरा झंडा हमारे मन को उद्दीपित कर रहा है। शिवाजी ने अगले ही दिन अपने सैनिकों को बुलाकर पूछा कि कोडाना किला जीतने कौन जाएगा। अन्य सरदार व किलेदार यह कार्य करने में साहस नहीं जुटा पाए, किंतु तानाजी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बोले कोडाना किला में जीतकर लाऊंगा। तानाजी अपने भाई सूर्याजी और सोलार मामा के साथ 342 सैनिकों को लेकर निकले। रात्रि में कठिन चढ़ाई के पार कर किले पर चढ़ गए और कल्याण दरवाजा खोलने के बाद मुगलों पर आक्रमण कर दिया। कोडाना किला उदयभान राठौड़ के नियंत्रण में था। उदयभान राठौड़ के नेतृत्व में 5000 मुगल सैनिकों के साथ तानाजी का भयंकर युद्ध हुआ। तानाजी बहादुर शेर की तरह लड़े, अंततः युद्ध में जीत लिया, लेकिन इस युद्ध में तानाजी गंभीर रूप से घायल हो गए और वीर गति को प्राप्त हो गए। इस लड़ाई में किला तो स्वराज में शामिल हो गया, लेकिन तानाजी मारा गए। छत्रपति शिवाजी ने जब यह खबर सुनी तो बोल पड़े, घर तो जीता लेकिन सिंह नहीं रहा। तानाजी मालुसरे की स्मृति में कोडाना किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ कर दिया गया। पुणे में भी वाकड़ेवाड़ी भाग का भाग बदलकर नरबीर तानाजी बाड़ी कर दिया गया। तानाजी के अनेक स्मारक भी है। ये हो गया मराठा साम्राज्य, जो महाराठा जो शक्ति थी दक्षिण में, उसके बारे में शिवाजी और तानाजी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब है दक्षिण के, ये तो हो गया महाराष्ट्र का भाग। नीचे कर्नाटक, केरल और उड़ीसा इस तरफ का जो भाग है, वहाँ पर है विजयनगर और
बहमनी साम्राज्य, विजयनगर हिंदू राज्य था, बहमनी एक मुगल राज्य था, जिसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।